भारत का दे रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के खास बुलेटिन खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम खबरों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की अहम सुर्खियां। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक में लिया हिस्सा। जैक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दी जानकारी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष के बीच 6 सदस्यों वाली वार कैबिनेट को किया भंग। इजरायली सेना ने कहा, फैसले की वजह से अभियान पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आईडीएफ ने मध्य और दक्षिणी गजा में हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का किया दावा। चीन के प्रधानमंत्री ली चिएंग ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ की बैठक। ली चिएंग ने दोनों देशों के बीच मतभेदों के समाधान पर दिया जोर। एंथनी अल्बनीज ने क्षेत्रीय संतुलन पर सभी देशों का सम्मान किए जाने की बात कही। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक यांग हैंगचुन की मृत्युदंड की सजा पर भी जताया विरोध। सऊदी अरब में हज करने गए जॉर्डन के कम से कम 14 हज यात्रियों की भीषण गर्मी से हुई मौत। यात्रा के दौरान 17 अन्य तीर्थयात्री हुए लापता। ईरान के भी 5 हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 2760 हज यात्री सनस्ट्रोक और लू के हुए शिकार। लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की गई अपील। यूरोपीय संघ के देशों ने ऐतिहासिक प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को दी हरी झंडी। परिषद के 27 सदस्यों में से 20 ने कानून के पक्ष में किया मतदान। वहीं फिनलैंड, हंगरी, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड और स्वीडन के पर्यावरण मंत्रियों ने कानून के खिलाफ किया मतदान। और खबर दुनिया की में सबसे पहले बात करेंगे एशिया की। एशिया के आईने में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी ICET पर भारत अमेरिका पहल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। जनवरी 2023 में ICET के शुभारंभ के बाद से भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, उन्नत दूरसंचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत और विस्तारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दूसरी ICET बैठक के दौरान एनएसए डोभाल और सुलिवन ने रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी के तहत सह उत्पादन, सह विकास और अनुसंधान और विकास के अवसरों पर अपने प्रयासों को केंद्रित करके प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सफलता की उपलब्धियों के इर्द गिर्द सहयोग संबंधी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। वहीं दोनों देशों के एनएसए ने प्रौद्योगिकी संरक्षण टूलकिट को अनुकूलित करने के महत्वपूर्ण महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने वाणिज्यिक और नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्र सहित द्विपक्षीय रणनीतिक व्यापार, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आने वाले महीनों में ठोस कार्रवाई करने की भी प्रतिबद्धता जताई। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खास मुलाकात की। एनएसए सुलिवन ने प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बारे में जानकारी दी है, जिनमें खास तौर पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और ICET पर पहल शामिल है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की गति और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी हाल ही की सकारात्मक बातचीत को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक भलाई के लिए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा नए कार्यकाल में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की भी प्रतिबद्धता को दोहराया। और वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी खास मुलाकात की और इस मौके पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाने को लेकर उम्मीद उन्होंने जताई है। और अब बात करते हैं इजराइल की, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 सदस्यों वाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। दरअसल हमास के हमले के बाद वॉर कैबिनेट बनाई गई थी। हालांकि कैबिनेट भंग होने के बावजूद भी इजरायली सेना की कार्यवाही जारी है। तो वहीं सैन्य बलों ने गजा में हमास के कई आतंकियों को मारने का भी दावा किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और आतंकी गुट हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 सदस्यों वाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। ये कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद बनाई गई थी और ये कैबिनेट संघर्ष के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। इससे पहले बेनी गैट्स और गादी इसेनकोट ने ये आरोप लगाते हुए वॉर कैबिनेट से पहले इस्तीफा दे दिया था कि गाजा में तनाव खत्म होने की स्थिति में नेतन्याहू के पास कोई प्लान नहीं है। इन दोनों के वॉर कैबिनेट से अलग होने के करीब हफ्ते भर बाद नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक कैबिनेट के धुर दक्षिणपंथी सहयोगी ऐसी मांगे रख रहे थे जिनसे नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक इस फैसले की वजह से उनके अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वॉर कैबिनेट भले ही भंग हो गई हो, लेकिन गाजा में संघर्ष रुकने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इजरायली सेना ने अपनी कार्रवाई के दौरान मध्य और दक्षिणी गाजा में हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं वायुसेना के सहयोग से सैनिकों ने रफाह में भी अभियान चलाया, जिसमें कई लड़ाकों समेत हमास के हथियार और बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। उधर इजरायली सेना द्वारा कैरेम शालोम क्रॉसिंग से सलाह अल दीन रोड और फिर उत्तर की ओर के क्षेत्र में हर दिन सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक कोई भी हमला नहीं करने की घोषणा के बीच UNRWA प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि दक्षिणी गाजा में अब तक कुछ भी नहीं बदला है और IDF के हमले जारी हैं। हालांकि सेना ने स्पष्ट किया कि दक्षिणी गाजा में इसके अभियान का मुख्य केंद्र रफाह में संघर्ष अभियान जारी रहेगा, जहां शनिवार को 8 सैनिक मारे गए थे। वहीं हमास ने कहा है कि हम गाजा में एक व्यापक संघर्ष विराम समझौते के लिए तैयार हैं, जिसमें गाजा से इजराइल की वापसी, गाजा का पुनर्निर्माण और फलस्तीन कैदियों और इजरायली बंधकों के बीच अदला बदली का समझौता शामिल है। इसी बीच हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल में सैन्य चौकी पर हमले का जवाब देते हुए IDF ने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह को जान माल के नुकसान होने की खबर है। वहीं यमन में हूतियों ने लाल सागर और अरब सागर में एक अमेरिकी विध्वंसक के साथ 2 नागरिक जहाजों पर हमला करने का दावा किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी विध्वंसक पर बैलिस्टिक मिसाइलें, कैप्टन पेरिस नामक जहाज पर नौसेना की मिसाइलें और हैप्पी कॉन्डोर नाम के जहाज पर ड्रोन दागे गए। हमने कई बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ एक अमेरिकी विध्वंसक को निशाना बनाया। दूसरे ने जहाज कैप्टन पेरिस को नौसैनिक मिसाइलों के साथ निशाना बनाया, जबकि मानव रहित वायुसेना ने अरब सागर में कई ड्रोन के साथ जहाज हैप्पी कॉन्डोर को निशाना बनाते हुए तीसरा सैन्य अभियान भी चलाया। उधर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने का सिलसिला जारी है। इजराइल सरकार ने गाजा के लोगों के लिए जरूरी मानवीय सहायता की कमी पर संयुक्त राष्ट्र को घेरते हुए कहा कि वो पर्याप्त रूप से इस इलाके में मानवीय सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इजराइल ने मानवीय सहायता के सुरक्षा निरीक्षण की अपनी क्षमता में लगातार सुधार किया है। वास्तव में
हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा वितरित की जा सकने वाली मानवीय सहायता से ज्यादा मानवीय सहायता का निरीक्षण कर रहे हैं। एक मुद्दा पर्याप्त संख्या में ट्रकों का न होना, पर्याप्त ट्रक चालक न होना, पर्याप्त भंडारण न होना, ये सभी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुधार सकता है और सुधारना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र अभी पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। भले ही गाजा तक मानवीय सहायता पहुंच रही हो, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये काफी कम है। ऐसे में लोगों की यही इच्छा है कि जल्द से जल्द संघर्ष खत्म हो, जिससे ये अपने घर वापस जा सके। और जिले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चीन के प्रधानमंत्री इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। कैनबरा में ली चिएंग का जोरदार स्वागत किया गया और इसी के साथ चीन के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ बेहतर और मजबूत संबंध करने के मद्देनजर चीन के प्रधानमंत्री ली चिएंग अपने 4 दिवसीय दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। पिछले 7 सालों में ये किसी भी चीन के प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। ली चिएंग का कैनबरा में औपचारिक स्वागत किया गया, वहीं उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। खास तौर पर कैनबरा में चीन के प्रधानमंत्री के दौरे के तहत संसद भवन के बाहर लॉन में प्रदर्शनकारियों और समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कैनबरा में चीन के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। अल्बनीज के साथ अपनी बातचीत को स्पष्ट, गहन और सार्थक करार देते हुए ली चिएंग ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच कुछ मतभेदों और असहमतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया है और उन पर आगे काम करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने साथ ही चीन के वीजा छूट कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री अल्बनीज और मैंने एक स्पष्ट, गहन और सार्थक बैठक की और बहुत सारी आम सहमति पर पहुंचे। हम दोनों अपने द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता को बनाए रखने और इसके सुधार और विकास की गति को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। हम पर्यटन, व्यवसाय और परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए एक दूसरे को 5 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा प्रदान करने पर भी सहमत हुए हैं, ताकि व्यक्तिगत आदान प्रदान को बेहतर ढंग से सुविधाजनक बनाया जा सके। चीन अपने वीजा छूट कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करेगा। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार बाधाओं, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष तथा महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश करने की चीन की इच्छा सहित कई जटिल मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान एंथनी अल्बानीज ने क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि सभी देशों को इसका सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलकर काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि हम सभी को एक क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जहां कोई भी देश हावी ना हो और किसी भी देश का वर्चस्व ना हो। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अलग अलग इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था और मूल्यों वाले राष्ट्रों के रूप में जहां तक संभव होगा हम चीन के साथ सहयोग करेंगे। जहां आवश्यक होगा असहमति जाहिर करेंगे और राष्ट्रहित में फैसले लेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बैठक के दौरान जासूसी के आरोप में 2019 से चीन की जेल में बंद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, लेखक और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता यांग हैंगजुन को लेकर भी चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने समकक्ष से यांग हैंगजुन की मृत्युदंड की सजा पर विरोध जताया। हमने कुछ मतभेदों, घटनाओं के बारे में बहुत ही सीधे तरीके से बात की है। उदाहरण के लिए मैंने निश्चित रूप से प्रशांत क्षेत्र में हमारे मुद्दों को उठाया, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बात की जिसमें मृत्युदंड की सजा पाए ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर यांग का मामला भी शामिल है। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया मृत्युदंड का विरोध करता है और मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके बाद चीन के प्रधानमंत्री ली चिएंग ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विपक्षी नेता पीटर डटन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में 9 साल तक कंजर्वेटिव सरकार की सत्ता में रहने के बाद 2022 में अल्बनीज की मध्य वामपंथी लेबर पार्टी के सत्ता में आने के समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और चलिए खबर दुनिया की में अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो है सऊदी अरब से, जहां हज करने गए जॉर्डन के कम से कम 14 तीर्थयात्रियों की भीषण गर्मी की वजह से मौत हो गई है। हज यात्रा के दौरान 17 अन्य तीर्थयात्री लापता भी हो गए हैं। हज यात्रा के दौरान ईरान के भी 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हालांकि अभी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अरब ने भी अभी तक जान गंवाने वालों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 2760 तीर्थयात्री सनस्ट्रोक और लू के शिकार हुए। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से भरी दोपहरी में नहीं निकलने की अपील की है और खुद को हाइड्रेट रखने को भी कहा है। खबर दुनिया की में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds। वो regulated है, verified भी है and are handled by experts। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। Thanks काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे यूरोपियन दिनों की। तो यूरोपीय संघ पर्यावरण परिषद की एक अहम बैठक हुई जिसमें महीनों से लंबित प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान 27 में से 20 सदस्य देशों ने इस नीति का समर्थन किया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर खास जोर दिया गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस समय पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की मार झेलने को मजबूर है। प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का नतीजा अब बेमौसम बरसात और भीषण गर्मी के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि दुनिया में औद्योगिकीकरण के नाम पर तबाही मचाने के बाद अब पश्चिमी देश भी वातावरण के बदलते रूप से भयभीत हैं। मौसम के लगातार बिगड़ते मिजाज के बीच यूरोपीय संघ पर्यावरण परिषद ने महीनों से लंबित प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को मंजूरी दे दी है। ये नीति लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की बात करती है। लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय संघ की 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत से आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के बाद इस कानून को अपनाया गया। आज का दिन यूरोप में प्रकृति और हमारे प्लानेट के लिए काफी निर्णायक है। उम्मीद है कि संघ के सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि इसे अपनाने के लिए सहमत हो जाएंगे। नीति के समर्थन को लेकर बाकी देशों का क्या रुख होने वाला है यह तो नहीं बता सकती। इस कानून के तहत सदस्य देशों को 2030 तक क्षेत्र में कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को कवर करने के लिए विशिष्ट आवासों और प्रजातियों के पुनर्स्थापन लक्ष्यों को पूरा करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी राजनीतिक उठापटक के बीच यह कानून यूरोपीय संसद चुनाव के बाद पारित होने वाला पहला हरित कानून बन गया है। यह एक तरह से स्वैच्छिक कानून है। इसे किसी भी किसान या वनपाल पर थोपा नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि प्रकृति की रक्षा के लिए इस कानून को सर्वसम्मति से मंजूरी दे देनी चाहिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में लगातार गिर रहे प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति में सुधार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी ये नीति प्रमुखता से जोर देती है। गौरतलब है कि पिछले साल गर्मियों में सांसदों द्वारा बहुत कम मतों से पारित होने के बाद तथाकथित प्रकृति पुनरुद्धार योजना को
कई महीनों तक कई सदस्य देशों के विरोध का सामना करना पड़ा तथा किसानों के लगातार विरोध के कारण यह विधेयक गतिरोध में फंस गया। रूस के साथ यूक्रेन के जारी संघर्ष की समाप्ति का रास्ता तलाशने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में हुए शांति शिखर सम्मेलन को लेकर क्रेमलिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस सम्मेलन के परिणामों को शून्य बताया। उन्होंने कहा कि रूस के बिना वार्ता आयोजित करना सम्मेलन की निरर्थकता को दर्शाता है। पेस्कोव ने साथ ही कहा कि रूस उन सभी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार है जो इसे संचालित करने का इरादा रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से बातचीत के पक्षधर रहे हैं। वो समय समय पर शांति पहल की शुरुआत पर जोर देते रहे हैं। और चलिए खबर दुनिया की में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं दुनिया के दिल में आखिर क्या है खास। ग्रीस की जेल में जेल प्रशासन की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई है, जिसमें रंगमंच की मदद से कैदियों के व्यवहार में बदलाव करने की एक कोशिश की गई। इस जेल के कैदियों ने प्राचीन नाटक एंटीगोन का मंचन किया है, जिसके लिए उन्होंने लगातार 2 महीने अभ्यास भी किया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं कि थिएटर सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीकों से भी इंसान का परिचय कराता है। इसी क्रम में ग्रीस के एक जेल में बंद कई कैदी इस कहावत को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। प्रोसेनियम थिएटर और दुनिया भर में मशहूर ग्रीस का रंगमंच कैदियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे नाटकों के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रीस के कोरिडालोस जेल के कैदियों ने जब प्राचीन नाटक एंटीगोन का मंचन किया तो वहां मौजूद दर्शक एक पल के लिए भूल गए कि वो किसी जेल परिसर में हैं। फ्लड लाइट की दुधिया रोशनी में विभिन्न किरदारों को अपने अभिनय से जीवंत बना रहे इन कलाकारों को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि ये लोग अपने अपराधों की सजा के लिए जेल में बंद हैं। यह नाटक लिखित और अलिखित कानूनों के बारे में एक कहानी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीवन में लिखित और अलिखित कानून होते हैं, जिन्हें हम न तो स्वीकार कर सकते हैं और न ही उल्लंघन। कुल मिलाकर इनकी कहानी बिल्कुल हमारे जीवन की तरह है। त्रासदी पर आधारित इस नाटक के सफल मंचन के लिए 2 दर्जन से अधिक कैदी पिछले 2 महीने से लगातार रिहर्सल कर रहे थे। अलग अलग अपराधों के तहत जेल में बंद इन कैदियों ने जब नाटक के जरिए इस कहानी को मंच पर बयां करना शुरू किया तो वहां दर्शक के रूप में मौजूद उनके साथी कैदी भावुक हो उठे। खास तौर पर नाटक में खलनायक किंग क्रेओन की भूमिका निभाने वाले कलाकार बुगियोटिस ने महसूस किया कि असल जिंदगी में उन्होंने जो अपराध किया है वो कितना अमानवीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंच पर इस तरह से संवाद बोल पाऊंगा। मंच पर बिल्कुल अद्भुत अनुभव रहा। जीवन में यदि मौका मिले तो मैं इस कार्य को निरंतर करना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है जब कोरिडालोस जेल के कैदियों की ओर से किसी नाटक का मंचन किया गया हो। वर्ष 2016 में जेल प्रशासन के प्रयास से थिएटर कार्यशाला में अब तक 250 कैदी सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुके हैं। जब ये लोग कार्यशाला में आते हैं तो ये बहुत आशंकित होते हैं कि वो ऐसे कैसे कर पाएंगे। हालांकि जैसे जैसे वो कला को समझने लगते हैं तो उनके व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिलती है। जेल के नीरस वातावरण के बीच हफ्तों चले नाटक का रिहर्सल कैदियों के लिए आजादी का स्वाद चखने जैसा था। नाटकों के मंचन के बाद अब कारावास में बंद कैदी अपने मजबूत पक्ष को ढूंढने की बात कर रहे हैं जो उन्हें आनंदित करता हो। नाटक के माध्यम से निर्देशक भी ये संदेश देने में सफल रहीं कि शरीर भले ही कैद हो पर मन को कैद नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में आज के इस खास अंक में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100। नमस्कार।